सबसे पहली चीज जो है, वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको बहुत मिनटली आपने समझना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला मूलभूत अंतर तो यह है कि ग्रह की जो प्लेसमेंट होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रह की प्लेसमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। केपी में ग्रह की प्लेसमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, वो बाद में सेकेंडरी है। पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ग्रह किसके नक्षत्र में है, ये देखा जाता है। समझे ना। अब सबलॉर्ड का जो किस्सा आता है इसमें, सबलॉर्ड ये डिसाइड करता है कि आपने जो काम किया वो पास होगा या फेल होगा। नक्षत्र कर्म है, आप इसको समझिए कि नक्षत्र कर्म है, सबलॉर्ड उसका रिजल्ट है। अमूमन केपी सिखाते वक्त या केपी सीखने वाले ये भी सीखते हैं कि सबलॉर्ड का कॉम्बिनेशन कहाँ है तो क्या फल मिलेगा। वो एक यूजलेस प्रैक्टिस है एक्चुअली। आपने नौकरी की, आपको उस नौकरी से लाभ होगा या हानि होगी। आपने इन्वेस्टमेंट की, कोई बिजनेस किया, तो उसका सबलॉर्ड ये बताता है कि उससे लाभ होगा या हानि होगी। केपी में ये शब्द बहुत चलता है, सबलॉर्ड डिसाइड द मैटर। तो बात सही है, सबलॉर्ड डिसाइड द मैटर, बट सबलॉर्ड इज नॉट द एक्टिविटी। केपी में वो शुभ अशुभ भी उतना नहीं देखते, हालांकि मैटर करता है, ये बात मैं बताऊंगा आपको। मैटर करता है। जैसे मान लो, सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं आपको कि एक ग्रह किसी राशि में बैठा है और वो अपनी शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, सबलॉर्ड का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, तो उसको लाभ तो हुआ। लेकिन शत्रु राशि में होने की वजह से उसके लाभ की मात्रा थोड़ी कम रह गई। तो ये अंतर इसलिए भी होता है कि एक तो बात यह है कि मान लो 1950 में किसी की ग्रह स्थिति एक सी थी, तो 1980 में वही ग्रह स्थिति अगर नजर आ रही है, तो वो तो देश काल पात्र के अनुसार काल का अंतर आ गया, वो एक फल वहां कभी नहीं मिलेगा। छोटे छोटे पैरामीटर ऐसे होते हैं, कम से कम अगर आप 100 बिंदुओं तक अगर उसको खींचें तो आपको पता चल जाएगा एक आदमी क्यों 100 करोड़ का मालिक है और एक आदमी क्यों 100 रुपया नहीं कमा पा रहा। आज अगर मैं इतनी कमांड से बोलता हूं तो मेरा इसके पीछे 30 साल का एक्सपीरियंस है। वो केपी जो सीख रहे हैं या सिखा भी रहे हैं, उनकी सीमा यहीं तक सीमित है कि मैरिज के लिए 2711 देख लो, नौकरी के लिए 261011 देख लो, बस यही सीख लेते हैं तो वो समझते हैं कि यहां से हम फलादेश कर देंगे। लेकिन जब सीख लेने के बाद रट लेते हैं कि नौकरी के लिए 2611 261011, लेकिन फिर जब उनको कोई ग्रह 261011 में मिलता नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। 2711 इट्स ए ग्रुपिंग ऑफ हाउस, नॉट नेसेसरी कि एक ही ग्रह 2711 को सिग्निफाई कर रहा होगा। अनइक्वल डिवीजन ऑफ द हाउस। वैदिक में सभी राशियों को या सभी भावों को 30 डिग्री का मान के चलते हैं। केपी में ऐसा नहीं। केपी में कोई भाव 28 डिग्री का हो जाता है, कोई भाव 32 डिग्री का हो जाता है। मान लो चंद्रमा की कर्क राशि है, कर्क राशि ही गायब हो गई तो चंद्रमा का ओनर खत्म हो गया। चंद्रमा जहां बैठा है वो सिर्फ एक ही भाव को सिग्निफाई करेगा। मैं इसको चार्ट के माध्यम से बताऊंगा आपको, चार्ट दिखा के, यहाँ चार्ट शेयर करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं चीजों को, बातों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्रों का उल्लेख है, 27 नक्षत्र। हालांकि 28 नक्षत्रों की बात भी कई लोग करते हैं, अभिजीत नक्षत्र की बात करते हैं, लेकिन अभिजीत नक्षत्र इस्तेमाल नहीं होता उतना, वो होता ही नहीं है। कभी आता है, कभी आता है, नहीं आता है, तो वो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो 27 नक्षत्रों का इस्तेमाल ही ज्यादा है। तो वैदिक में 27 नक्षत्र है। केपी में यहां थोड़ी सी सूक्ष्मता आ जाती है जब 27 नक्षत्रों का डिवीजन होता है 249 सबलॉट्स में, यानी एक नक्षत्र को 9 भागों में बांट दिया जाता है। एक नक्षत्र को 9 भागों में बांट दिया जाता है। तो यहां भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक नक्षत्र को 9 भागों में बांटा जाता है, 27 नक्षत्र है, 27 इंटू 9 कीजिए, कितना आ रहा है जरा बताइए। केपी में जो सबलॉट्स बताए गए हैं 249 सबलॉट्स का ही उल्लेख है, क्योंकि हुरारी कुंडली जब खोलते हैं तो वहां 249 नंबरों का इस्तेमाल होता है, 243 का नहीं होता। तो ये सबलॉट 249 कैसे बन जाते हैं, ये सीखने वाला बिंदु है। केपी बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है और बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है। आपको सीखने, आप शार्प माइंडेड है तो 6 महीने में भी सीख सकते हैं, नहीं तो इसको 6 साल भी लग जाते हैं सीखने में। लेकिन आप कितने भी शार्प माइंडेड हो, इसको सीखने में वक्त लगता है, क्योंकि ये आपको फलादेश में सूक्ष्मता बहुत देती है। तो जाहिर है कि जो शास्त्र
आपके जीवन के भविष्य के पर्दे को हटाने में सक्षम है, वो इतना सहज तो नहीं आ जाएगा, आप इतना आसान तो नहीं है ना। तीसरा, वैदिक और केपी का एक अंतर है वेस्टर्न एस्पेक्ट सिस्टम। वेस्टर्न एस्पेक्ट सिस्टम मतलब वैदिक में जो सीधी दृष्टियां हैं 7-10, मंगल की जैसे 4-7-8, शनि की 3-7-10, यहाँ वेस्टर्न एस्पेक्ट सिस्टम में उन दृष्टियों को उस तरीके से नहीं लेते, यहाँ कुछ और सिस्टम है थोड़ा। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं, ये मैं सिखा तो आपको दूंगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है, एक्चुअली यूजलेस है। और आप अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो ये इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपकी केपी पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, तब आप इसको ट्रांजिट में देख सकते हैं कि वेस्टर्न एस्पेक्ट सिस्टम के अनुसार ट्रांजिट में उन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है। क्योंकि वेस्टर्न एस्पेक्ट सिस्टम के जो नाम है वो मैं आपको यहां बताता हूं। सेमी स्क्वायर 45 डिग्री, 2 मिनट प्लस माइनस, सेक्सटाइल 60 डिग्री, यानी दो ग्रह 60 डिग्री अगर एक दूसरे से दूर है, +-2। तो ये यहां पर शुभ अशुभ जैसे कंजंक्शन में शुभ अशुभ दोनों, विग्निटाइल में सामान्य शुभ, सेमी सेक्सटाइल में सामान्य शुभ, सेमी स्क्वायर में सामान्य अशुभ 45 डिग्री जो सेमी स्क्वायर है, सेक्सटाइल 60 डिग्री, 6 डिग्री प्लस माइनस, यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह से 60 डिग्री दूर है तो वहां 54 डिग्री दूर है। तो यहां बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि शुभ भाव है तो नौकरी कैसे छूट गई। भैया आपका जन्म दासत्व करने के लिए नहीं ना हुआ है। 5-9 जो है शुभ है आपके आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल दृष्टि से, वो भौतिक दृष्टि से शुभ नहीं है। मैंने आमने सामने अगर दो ग्रह हैं तो वो अत्यंत अशुभ है। लेकिन कभी कभी यहां ये फैक्टर काम नहीं करता, इसलिए काम नहीं करता कि मान लीजिए दो ग्रह आमने सामने हैं और कोई भी किसी भी ग्रह के सामने वहां बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो शुभ होती है। सामने शुक्र बैठा है, शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो शुभ होती है। लेकिन चूंकि ये 180 डिग्री एस्पेक्ट जो है टकराव वाला एस्पेक्ट, आप समझिए अत्यंत अशुभ यहां इसलिए हो जाता है कि दो ग्रह सामने आमने सामने होने का मतलब है अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ रहे, ये टकराव वाला स्थिति होती है, इसलिए वो दशा अंतरदशा में आपस में टकराव वाली स्थिति खड़ी हो जाती है। तो इन चीजों को बहुत सूक्ष्मता से समझना होता है, इट टेक टाइम, मैंने समय लगेगा आपको इन चीजों को समझने में कि इसको हमने कैसे उठाना है, किस तरीके से बोलना है। क्योंकि ज्योतिष में फलादेश बड़ा क्लिष्ट विषय है, बहुत कठिन विषय है। मैं तो कई बार यह कहता हूं कि ज्योतिष में फलादेश का उतना एस्पेक्ट है नहीं जितना लोग ढूंढते हैं उसमें। ज्योतिष का जो फल है, ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य है, आपकी कुंडली की स्थिति कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो कौन कौन से भाव नेगेटिव है, कौन ग्रह नेगेटिव है, उन नेगेटिव प्लैनेट से आपने थोड़ा बचना है, उस नेगेटिव प्लैनेट की एक्टिविटी से बचना है। दशा अंतरदशा के अनुसार जो फल होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव आपको बताते हैं। बहुधा लोग ये भी पूछ लेते हैं ना कि मैंने आम का पेड़ लगाया है, पीले आम आएंगे कि हरे आएंगे। तो ये यूजलेस क्वेश्चंस है जो लोग पूछते हैं, अक्सर कई बार यूजलेस क्वेश्चन करते हैं। तो इतनी सूक्ष्मता से, वो टीवी थोड़ी है जो मुझे दिख रहा है। क्लाइंट ये भी बोलते हैं आपको तो कुंडली में दिख रहा होगा, भाई वो टीवी स्क्रीन थोड़ी है जो मुझे दिख रहा है, या मोबाइल स्क्रीन है जो मुझे दिख रहा है। वहां ग्रहों की स्थिति है और उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार मैं उसमें से सत्व निकाल रहा हूं, उसमें से फलादेश निकाल रहा हूं। वहां दिख नहीं रहा है, अगर दिख रहा होता तो मेरे से आपको पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप खुद ही देख लेते, या कोई भी देख लेता, कुंडली में ऐसे देखता अच्छा अच्छा अमिताभ बच्चन अमजद खान को मार रहा है। तो वो ऐसा नहीं होता है, इसको बहुत डीपली समझना होता है चीजों को, और समझने के बहुत से पैरामीटर है, बहुत से पैरामीटर है। मैं धीरे धीरे और बहुत सी बातें आपको बताऊंगा, समझे ना, तो माइंड आपका क्लियर हो जाएगा इस चीज। केपी में मैक्सिमम मैंने देखा है, बहुत से सीखे हुए लोग भी आए हैं, वो सब ग्रुपिंग ऑफ हाउस रट के बैठे हुए हैं। मतलब किस भाव से किस ग्रुपिंग से क्या होता है, लोन के लिए क्या देखना है तो शादी के लिए क्या देखना है, बस इसी ग्रुपिंग ऑफ हाउस को सीख के वो समझ लेते हैं हमें केपी आ गई। फिर बहुत सी चीजों को डिनाई करते हैं, अष्टक वर्ग का इसमें कोई रोल नहीं है, नवांश का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अष्टक वर्ग का रोल है, क्योंकि ग्रहों के कारक कारकत्वों का रोल है कि अगर आपको केपी सीखनी है, हर व्यक्ति को मैं ये राय देता हूं कि केपी रीडर्स जरूर पढ़े जो कृष्णमूर्ति जी ने खुद लिखे हैं। बाकी बाद में जिन्होंने केपी की किताबें लिखी है उसमें बहुत पानी मिला दिया है,
वो कभी कभी सर के ऊपर से निकल जाता है। कृष्णमूर्ति पद्धति की जो किताबें हैं केपी रीडर्स, जो कृष्णमूर्ति जी ने खुद लिखी, 1 से लेकर 6 तक 6 भाग है, तो उसको पढ़ना, वहां आपको जी। बहुत कुछ साफ दिखेगा। अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करने के लिए केपी रीडर 3 में कृष्णमूर्ति जी ने खुद बोला है। भाई बात यह है कि सिर्फ कॉम्बिनेशन से आप कैसे समझोगे, एक ही व्यक्ति का कॉम्बिनेशन किसी ग्रह का एकादश से बना हुआ है, 20 कुंडली आपके पास आई, तो किसी ग्रह का संबंध मान लो 20 कुंडलियों में एक ही जैसा संबंध है एकादश से, तो 20 के 20 लोग एक जैसे सक्सेस थोड़ी होंगे, नहीं होंगे। अंतर पड़ जाएगा अष्टक वर्ग में उस ग्रह की शक्ति कितनी है, इस पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है। फिर अंतर पड़ जाता है कि कौन से ग्रह पे किसकी एस्पेक्ट है, किसकी दृष्टि है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रियल केपी आपको समझनी है तो आपको वैदिक के जो बेसिक्स है उनको छोड़ के आप आगे बढ़ोगे तो आप केपी नहीं सीख